मुंह बनाते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। तुम बताओ मुझे, कितने दिन हो गए आखिरी बार तुमसे मिले हुए, और कब आखिरी बार तुमने मेरी बात सुनी थी? अगर उन्होंने खाना और दवाई लेने से मना नहीं किया होता और उनका इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ होता, तो उनका ये शैतान पोता उनसे मिलने ही नहीं आता। किसने कहा था आपसे ये बातें बोलने के लिए और वो बातें मानने की जिद करने के लिए जो मैं नहीं सुनना चाहता और नहीं मानना चाहता? देवांश बोला। जब भी वो यहाँ आता था, उसके दादाजी हमेशा ओबरॉय परिवार की बेटी नताशा का नाम लेते थे और उसकी शादी का रिश्ता, जो कि बुजुर्गों ने पहले तय किया था, उसके बारे में बोलते रहते थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, देवेंद्र जी ने मुंह बनाकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। मैं ऑलरेडी इस हालत में हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। कल अपनी फियांसे को लेकर आओ मुझसे मिलने के लिए। देवांश ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मेरी कोई फियांसे नहीं है। क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो? देवेंद्र जी ने गुस्से में कहा। तुम्हें पता है कि सालों पहले हमारे और ओबराय परिवार के बीच रिश्ता तय हुआ था। तुम्हें नताशा से शादी करनी होगी, वरना मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन्हें सिचुएशन। ये शादी और रिश्ते वाला आइडिया पूरा आपका था, देवांश बहुत ही कैजुअली बोला। अब जब आपने रायता फैला दिया है तो उसे कैसे समेटना है ये आपकी प्रॉब्लम है। ओह, मेरा दिल! आह! अचानक से देवेंद्र जी अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द से कराहने लगे। ऋषि, डॉक्टर को लेकर आओ, देवांश बोला। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, देवेंद्र जी बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बात बोल दी है। अगर कल तुम और नताशा एक साथ यहाँ नहीं आए तो तुम भूल जाना कि तुम्हारे कोई दादाजी हैं। उसके बाद मैं जीऊं या मरूं, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। उन दोनों को एक दूसरे से झगड़ता हुआ देखकर ऋषि जल्दी से मामला सुलझाने के लिए बीच में आते हुए बोला, सर शांत हो जाइए, आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है। तुम दोनों के दोनों हर वक्त काम में बिजी रहते हो, क्या तुम लोगों के पास थोड़ा सा वक्त नहीं है अपनी जिंदगी और पर्सनल रिश्तों के बारे में सोचने के लिए? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋषि को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो इन सब में कैसे घसीटा गया? कैसे अपने दादाजी को समझाएगा देवांश कि उसे नताशा से शादी नहीं करनी है? क्या खेल खेलेगी नताशा अनामिका को अपने घर से बाहर निकालने के लिए? क्या होगा जब दुनिया के सामने आएगा अनामिका का सच? जानने के लिए सुनते रहिए। तुम ना जल्द से जल्द अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। हो सकता है कि तुम्हारा ये बॉस तुम्हारी हैप्पी लाइफ देखकर कुछ सोचे और कुछ सीखे। देवेंद्र जी ने जानबूझकर ऋषि को समझाया। देवांश जो खाना लेकर आया था वो खाना सर्व करते हुए उन्हें बोला, अगर ऋषि गर्लफ्रेंड बना लेगा तो क्या उसका काम आप करोगे? हाँ, मैं करूंगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देवेंद्र जी ये जवाब देंगे। दादाजी ऋषि से बोले, अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो ना, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ये नालायक तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे। कम से कम तुम्हें वीकेंड के दिन ओवर टाइम ना कराए। और जब तुम शादी करोगे ना, मैं तुम्हारे लिए असिस्टेंट लाके दूंगा जो तुम्हारे काम का लोड कम कर सके। ये सब सुनकर ऋषि और इमोशनल हो गया, इतना कि वो लगभग रोने वाला था। देवेंद्र जी बोलते गए और ऋषि हाँ में सिर हिलाता गया। दादाजी ने देवांश की तरफ देखते हुए कहा, देखो, इतना सेंसिबल बच्चा है ऋषि, मेरी बात एक बार में ही मान गया। तुम्हारी तरह जिद्दी और घमंडी नहीं है जो मेरी बात कभी नहीं सुनता। लेकिन ऋषि को अपनी ये तारीफ और फ्यूचर में होने वाले फायदे कुछ ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। ऋषि, अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां बहुत काम बढ़ गया है। मुझे लगता है वहां तुम्हारे जैसे किसी समझदार इंसान की जरूरत है। देवांश की ये बात सुनते ही ऋषि जल्दी से बोला, लेकिन सर मैं। अपना बैग पैक कर लो, तुम कल ही निकल रहे हो। देवांश की ये बात सुनकर ऋषि लगभग रोने ही वाला था और उसने मदद के लिए देवेंद्र जी की तरफ देखा तो वहां देवेंद्र जी ने हमेशा की तरह सिचुएशन को संभालते हुए कहा, ऋषि, तुम कहीं नहीं जाओगे। कल से काम खत्म होने के बाद शाम को तुम सीधा मेरे पास आ जाना, हम बातें करेंगे। मैं यहाँ अकेले भूतों की तरह एक रूम में पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूँ। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। बुरी हालत में तान्या अंदर आई और वहां खड़े बाकी लोगों को नोटिस करते हुए उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ऋषि, आप लोग भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे थे और पेशेंट के विजिटिंग आवर्स शुरू नहीं हुए थे। तान्या अपना पुराना आईडी इस्तेमाल करके सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए यहाँ तक पहुंची थी। किसने अंदर आने दिया तुम्हें?
देवांश ने गुस्से से बोला। देवांश ने कल कुछ ज्यादा नहीं किया था, लेकिन वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर की थोड़ी इज्जत करता था। लेकिन वो एक्चुअली इतनी हिम्मत कर सकती है कि बिना किसी के परमिशन के यहाँ तक आ जाए, ये उसने नहीं सोचा था। देवेंद्र जी प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दीजिए। मैं इस प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती। प्लीज मुझे इस हॉस्पिटल में दोबारा काम करने दीजिए। देवेंद्र जी प्लीज, इतने दिनों तक मैंने आपका ध्यान रखा और इतने दिनों तक मैं आपकी डॉक्टर थी। इस नाते मुझे दोबारा एक मौका दे दीजिए। तानिया बहुत परेशान और डेस्परेट थी। क्या इसे इस हॉस्पिटल से निकाल दिया? देवेंद्र जी ने ऋषि से पूछा। जी बिग बॉस, जब कल आपकी हालत खराब हुई तो इन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी। इसके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मिस अनामिका कल जिन्होंने आपकी सर्जरी की, उन्होंने भी कहा कि ये डॉक्टर होना डिजर्व नहीं करती हैं। इसलिए डॉक्टर शर्मा ने ये सब सुनने के बाद फैसला किया इन्हें यहाँ से निकालने का और इन्हें ब्लैकलिस्ट करने का। देवेंद्र जी से बातें कहने के बाद ऋषि ने घूर कर उस शैतान औरत को देखा। वो घटिया लड़की थी। उसके मन में मेरे खिलाफ गुस्सा था, इसलिए उसने हॉस्पिटल के डायरेक्टर के सामने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। देवेंद्र जी, मेरे साथ गलत हुआ है। मैं हमेशा आपका अच्छे से ध्यान रखती थी। आपको याद होगा कि इससे पहले कि तानिया अपनी बात खत्म कर पाती, देवांश का चेहरा खतरनाक होने लगा। ऋषि को भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी भी इतना कुछ होने के बाद ये औरत सच मानने से इनकार कर रही है और मिस अनामिका को बदनाम भी कर रही है। क्या इसे लगता है कि वो लोग कल अंधे हो गए थे? क्या इसे लगता है कि अपनी आंखों के सामने देखकर भी वो लोग सच को नहीं मानेंगे? मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। ऋषि ने अपनी भौहें आपस में सिकोड़ते हुए काफी सख्त शब्दों में उससे कहा। भले ही वो देवांश से और देवेंद्र जी के सामने मासूम और प्यारा बनता था, लेकिन वो असलियत में देवांश से कम खतरनाक नहीं था। कल ये लड़की उसके बिग बॉस को मारने की कोशिश कर रही थी और यहाँ आ जाकर अपनी गलती मानने की जगह दूसरों को बदनाम कर रही है। मिस अनामिका उसके बिग बॉस की लाइफ सेवर है, जिसे ये लड़की घटिया कह रही है। आज के बाद तुम्हारी फैमिली में कोई भी मुंबई शहर में काम नहीं करेगा। अचानक से बेड पर लेटे हुए देवेंद्र जी अपनी कड़क आवाज में बोले। बाहर निकाल दो इसे। तानिया तो यहाँ अपनी नौकरी की भीख मांगने आई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके आने के बाद इन सब में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। वो बोली, देवेंद्र जी, मैंने क्या गलत किया है जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गए? क्या सिर्फ कल की गलतफहमी की वजह से? वो नीचे बैठ गई और जाने से मना करने लगी। प्लीज देवेंद्र जी, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देवेंद्र जी इतना गुस्सा थे कि उनका चेहरा लाल पड़ गया और वो बोले, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको। देवेंद्र जी, अगर आप मुझे आज माफ नहीं करेंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। देवेंद्र जी को उसकी जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोले, ऋषि, वो चाकू उठाकर उसे दे दो। ऋषि ने वहीं रखा फ्रूट नाइफ उठाया और तानिया के सामने फेंक दिया और चाकू के नीचे गिरते ही एक तेज आवाज आई, जिससे तानिया डर गई। वो तो बस देवेंद्र जी को डराना चाहती थी। ऐसा बोलकर वो खुद की जान थोड़ी ले सकती है। देवेंद्र जी इरिटेट हो गए और वो बोले, ये मत सोचना कि कल जब मैं वहां बेड पर लेटा हुआ था तो तुम सबकी बातें नहीं सुन सकता था। तुम वही थी जिसने मुझे बेहोशी की दवा और हार्ट शूटिंग मेडिसिन देने की बात की थी ना। वो लड़की कह रही थी कि इस तरह करने से मेरी जान चली जाएगी, मगर फिर भी तुम अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। मैं तान्या शॉक में थी, ये जानकर कि देवेंद्र जी ने कल उनकी सारी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से वो कुछ सेकंड्स के लिए स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभाला जाए। देवेंद्र जी बोले, मैं तो सिर्फ इस प्रोफेशन से और उस शहर से तुम्हें निकाल रहा हूँ। ये समझो कि मैं तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ डॉक्टर शर्मा के लिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हें और बुरी पनिशमेंट मिल सकती है। वो यंग लड़की बिल्कुल सही थी। तुम्हें एक डॉक्टर कहना डॉक्टर के प्रोफेशन को गाली देने जैसा है। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, देवेंद्र जी। वो अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही देवेंद्र जी ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, ऋषि, इसके साथ साथ कुछ और डॉक्टर्स भी थे जो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहते थे, और एक डॉक्टर ऐसा भी था जो सारा दोष उस यंग लड़की के ऊपर डालने की सोच रहा था। वो सारे डॉक्टर्स डॉक्टर होने के लायक नहीं हैं। उन सबको निकाल दो नौकरी से। इतना कहकर फिर उन्होंने तानिया को देखा और बोले, तुम अभी तक गई नहीं,
क्या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए? बिग बॉस, आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, गुस्सा मत कीजिए। मिस तानिया, क्या आपको हिंदी में बातें समझ नहीं आती? ऋषि तानिया की तरफ देखकर बोला। तानिया समझ गई कि इस मामले में अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है और वो धीरे से सॉरी बोलकर चली गई। कौन थी वो लड़की? तानिया के वहां से जाते ही देवेंद्र जी थोड़ा शांत हुए और देवांश की तरफ मुड़कर बोले, बताओ कौन थी वो लड़की? क्या हमने उसे प्रॉपरली थैंक यू कहा? हमने ऑलरेडी उन्हें एक ब्लैंक चेक दे दिया है। उस लड़की के बारे में बात करते हुए ऋषि की आंखों में इज्जत साफ दिखाई दे रही थी और वो बोला, किसने सोचा था कि एक टीनेज लड़की एक डॉक्टर हो सकती है? किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो मिस तो बस वहां से गुजर रही थी और उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में पता चल गया और उन्होंने सबके ओपिनियन के खिलाफ जाकर आपकी जान बचाई। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं ये डॉक्टर आपके साथ क्या करते। वो कितनी केपेबल है। देवेंद्र जी की यादों में एक धुंधला सा मासूम चेहरा दिखाई दिया। भले ही उस वक्त वो बेहोश थे मगर फिर भी उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली थीं और अनामिका का चेहरा देखा था, मगर वो थोड़ा धुंधला था। उन्होंने अनामिका की प्यारी सी आवाज सुनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की बहुत यंग है और देवांश की सगाई ऑलरेडी नताशा से हो गई है। वरना इस तरह की एक प्यारी सी बहू होना कोई बुरी बात नहीं है। क्या तुमने उस लड़की का कांटेक्ट नंबर लिया था? देवेंद्र जी ने जल्दी से पूछा। मैं उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सवाल सुनकर ऋषि हैरान हो गया और उसने जल्दी से देवांश की तरफ देखा। आफ्टर ऑल देवांश ने कल अनामिका का नंबर लिया था। आप उसे परेशान नहीं करेंगे, देवांश ने तुरंत मना करते हुए कहा। मैं अपनी लाइफ सेवर से मिलकर उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देवेंद्र जी अपने मन में सोच रहे थे कि इतने सारे डॉक्टर्स मिलकर भी उन्हें बचा नहीं पा रहे थे, मगर उस यंग लड़की ने इतने क्रिटिकल स्टेज पर उन्हें बचा लिया। वो बहुत काबिल डॉक्टर है। इतनी कम एज में ये सब अचीव करना अपने आप में ही बड़ी बात है। काश अपने पोते का मैच करवा पाता तो वो बच्ची भी मेरे घर की बहू होती। क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? देवेंद्र जी ने पूछा। तुम्हें उस लड़की को मुझसे मिलने के लिए लाना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है। देवेंद्र जी पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में देवांश ने हार मान ली और बोला, वो यहाँ आएगी आपसे मिलने या नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, पर मैं उससे बात करूंगा। देवेंद्र जी का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया, तो वो जल्दी से बोले, ऑफ कोर्स। अगर वो यहाँ नहीं आई तो वो सिर्फ उनके इस नालायक पोते के खतरनाक और कोल्ड नजरों की वजह से होगा। देवांश को जाते हुए देखकर देवेंद्र जी जल्दी से बोले, रुको। और फिर उन्होंने कुछ सोचकर आगे कहा, तुम जब भी उससे बात करोगे तो अच्छे से करना, थोड़ा प्यार से, उसे डराना मत। समझ में आई बात? वो लड़की फ्यूचर में मेरी बहू बन सकती है। उनकी बात सुनकर रूम में देवांश ने अपने आप से सोचा, कुछ भी बोलते हैं मेरे बारे में। क्या मैं आराम से बात नहीं करता? क्या उसे किसी और से सीखने की जरूरत है? तभी ऋषि ने भी कंप्लेन करते हुए कहा, बिग बॉस प्लीज आप देवांश सर को कुछ मत बोलो। आपको तो पता नहीं, लेकिन गुस्से में आके वो मुझे अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट में डाल देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे अच्छे से ही बात करना, रूडली बात मत करना। देवेंद्र जी को डर था कि उनका ये पोता अपने एटीट्यूड से उस लड़की को डरा देगा। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन में श्रवण जी और सीता जी ने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के खाने अपनी दोनों बेटियों के सामने रखते हुए कहा, देखो शेफ ने ये पेस्ट्री फ्रेश बनाई है। अनु, ये तुम्हारी है, संभल के, ये गरम है। नताशा, तुम स्कूल और ट्रिप के चक्कर में 1 महीने से बाहर थी, लगता है तुम बहुत पतली हो गई हो, चलो खाओ। नताशा ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, मॉम डैड, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप मेरी बहन को और दीजिए, मैं बचपन से ही तो ये सब खाती आई हूँ। सीता हंसी ये सोचकर कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। वो अनामिका के अचानक आने से उससे जल नहीं रही, गुस्सा भी नहीं है, बल्कि वो उसे अपनी बहन मानकर उसका ख्याल रख रही है। जितना उन्होंने सोचा था उतना भी सब कुछ मुश्किल नहीं रहा। डैड, ये रही आपकी ब्लैक टी, जो आपको पेस्ट्री के साथ खाने में अच्छी लगती है। नताशा ने खड़े होकर श्रवण जी को टी सर्व की और सीता जी को भी। एंजॉय कीजिए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नताशा इतनी समझदार होगी। प्यार से मुस्कुराते हुए उन दोनों ने अपने चाय के कप उठाए और एक सिप लिया। उन दोनों को देखकर नताशा ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने जंग जीत ली हो, और फिर एक साइड अनामिका को देखा। क्या फर्क पड़ता है कि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। एक साथ इतने सालों से रहने की वजह से कोई भी उसके पेरेंट्स की खाने पीने की हैबिट्स को उससे ज्यादा नहीं समझ सकता।
वही अनामिका जो इतने सारे दो चेहरे वाले लोगों के साथ रहती आई है, वो नताशा की छोटी छोटी हरकतें कैसे नहीं समझती। लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल शांत थीं और वो अपनी प्लेट में रखी हुई पेस्ट्रीज को एंजॉय कर रही थी। नताशा अच्छी बेटी बनने की पूरी पूरी एक्टिंग करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रही थी। वो अचानक अनामिका से बोली, अनामिका, मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है। क्या मैं तुम्हें कॉफी सर्व करूं?" नताशा का इतना अच्छा बिहेवियर देख के सीता और श्रवण मन ही मन उसे एडमायर करते हुए उसे प्यार से देखने लगे। अनामिका ने नताशा को जवाब देते हुए हाँ में पलके झपका दी और नताशा उसे कॉफी सर्व करने लगी। "तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रख रही हो," श्रवण जी उन दोनों को देख के बोले। नताशा ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि आज अनामिका ने व्हाइट कलर की शिफॉन ड्रेस पहनी है और उसकी ड्रेस का फैब्रिक बहुत ही पतला था और बहुत नर्म भी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर गलती से अनामिका पर ये कॉफी गिर जाए तो। मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके एक्शंस को अनामिका भांप चुकी थी। केटल से कप में कॉफी डाल रही नताशा से अनामिका फौरन बोली, "ज्यादा मत डालना।" नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी जल्दी उसकी चाल समझ जाएगी। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अनामिका इस बार थोड़ा और ऊंचा बोली, "इतना ही बस, थैंक यू।" नताशा ने ऑकवर्डली रुकते हुए मुस्कुराकर कहा, "अनामिका, तुम बहुत केयरफुल हो। मैं इतने सालों से मॉम डैड को चाय बनाकर देती हूँ। मैंने कभी गलती से चाय नहीं गिराई। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जला दूंगी?" अनामिका ने अपनी क्लियर आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, "मैंने देखा कि तुमने ऑलमोस्ट मॉम डैड का कप भर दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा कम चाहिए था। मैंने इसीलिए तुम्हें बताया।" उसका बिहेवियर बहुत ही काइंड और रिस्पेक्टफुल था। "अनु, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है घर पर।" सीता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी इतनी मैनर्स और अच्छे से बिहेव करने वाली होगी। और वहीं दूसरी तरफ नताशा का बिहेवियर थोड़ा गलत लग रहा था। लेकिन नताशा का मतलब कुछ और नहीं था। ये सोचकर सीता जी उसे कुछ नहीं बोली। श्रवण जी ने हंसते हुए मूड लाइट करते हुए कहा, "अनु, नताशा, तुम दोनों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स जल्दी आने वाले हैं। तो तुम दोनों ने कुछ डिसाइड किया है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है?" उन्होंने अपना चाय का कप नीचे रखा और प्यार से उन दोनों को देखने लगे। वापस अपनी सीट पर बैठने के बाद नताशा ने जल्दी से उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगी। बट मुझे याद है कि तुम अब्रॉड पढ़ने जाना चाहती थी, है ना?" श्रवण जी थोड़ा हैरानी भरी आवाज में बोले। और अब ये सुनकर अनामिका नताशा की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। वो समझ गई थी कि नताशा के मन में क्या चल रहा है। नताशा सीता जी को समझाते हुए बोली, "भले ही मेरे कितने क्लासमेट्स ने कहा कि वहां एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन मैंने जब वहां के एग्जाम पेपर्स देखे तो मुझे बहुत आसान लगा। मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले लूंगी।" नताशा अपनी माँ सीता का हाथ पकड़ते हुए बोली, "मुझे यहीं आप लोगों के साथ रहना है।" और क्या क्या करेगी नताशा अनामिका को अपने घर से निकालने के लिए? क्या देवेंद्र जी बना पाएंगे अनामिका को अपने घर की बहू? क्या कोई रिश्ता जुड़ेगा अनामिका और देवांश का? जानने के लिए सुनते रहिए। जब से तुम छोटी थी, हमें तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्रवण जी मुस्कुराकर बोले, "और अनु, तुम्हारा क्या?" नताशा ने सीता जी का हाथ पकड़े हुए ही स्वीटली अनामिका की तरफ देखा और बोली, "तुम भी अपने स्कूल में अच्छा करती होगी, राइट? तुमसे पहले पूछना भूल गई, तुम इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? तुम्हारे ग्रेड कैसे थे पिछले?" "ठीक ठाक थे," अनामिका बोली। "और तुम्हारे जो एग्जाम हुए थे उनसे तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?" नताशा ने पानी पीते हुए कहा। अनामिका बोली, "अभी कहना मुश्किल है। अनु, क्या तुम्हारी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है? डैड तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकते हैं।" "मुझे यूनिवर्सिटी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।" ये सुनकर सीता और श्रवण एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मगर नताशा मुस्कुराने लगी। उसे अनामिका को नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। "मुझे लगता है अनु को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता।" नताशा की बात सुनकर श्रवण जी बात को कवर अप करते हुए बोले, "सो व्हाट, मुझे भी पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। बल्कि एक बार तो तुम्हारी दादी माँ को पता चल गया था कि मैं क्लास स्किप करता हूँ और फिर उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। तभी अचानक उन्हें याद आया कि उनकी गुड़िया ने उनसे कहा था कि उसकी हॉबीज हैं पैसे कमाना। और अचानक उन्हें एक आइडिया आया और वो बोले, तो अनु, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? क्या तुम्हारा किसी स्पेशल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है? या फिर तुम सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।"
अनामिका कंफ्यूज हो गई और नताशा शॉक्ड। मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना, अनामिका ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या चाहती हो? कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है? फैशन डिजाइनिंग शायद। फैशन डिजाइन अच्छी बात है, श्रवण जी ने खुश होते हुए कहा। अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं और इत्तेफाक से हमारे पास एक छोटी क्लोथिंग कंपनी है और उसका ऑफिस घर के बहुत नजदीक भी है। तुम जाकर उसे देख सकती हो। यह सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। अगर तुम्हें लगे कि वहां कंपनी का बेस बनना स्कूल जाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें ये यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं और हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, है ना? अपने डैड की बातें सुनकर अनामिका हैरान हो गई और नताशा ने गुस्से में टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियां कस ली। क्या उसके डैड एक्चुअली अनामिका को एक कंपनी देना चाहते हैं, सिर्फ खेलने के लिए? भले ही ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनियां थीं और वो क्लोथिंग कंपनी बहुत बुरी हालत में थी और वो थी भी सिर्फ 1 साल पुरानी, मगर फिर भी वो एक कंपनी है। अनामिका को इस परिवार में आए सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और वो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम डैड तुम्हें रोज पैसे ट्रांसफर कर देंगे, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, सीता जी बोली। ये सुनकर अनामिका फिर से स्पीचलेस हो गई। क्या ऐसे भी होता है? और आसपास के जो सर्वेंट्स थे उन्हें भी अनामिका से जलन होने लगी। सब मन ही मन सोच रहे थे, यही तो फर्क है अमीरों में और गरीबों में। नताशा के नाखून गुस्से में उसकी स्किन में घुस रहे थे, लेकिन उसके दिल में उससे ज्यादा दर्द था। क्या हम अभी तुम्हारे फोन में तुम्हारी पॉकेट मनी ट्रांसफर कर दें? सीता जी ने अपना फोन निकालते हुए कहा। मैं अभी के लिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर करती हूँ। बताओ अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनामिका बोली, क्योंकि उसके पास पैसे थे। ठीक है फिर तो मैं 10 लाख रुपए बाद में ट्रांसफर कर दूंगी, अगर अभी कोई जल्दी नहीं है तो। बाकी तुम आराम से सोचकर हमें बताना कि तुम क्या चाहती हो। जो चाहोगी वो मिल जाएगा। ये सब सुनकर नताशा का दिमाग फटने लगा। अनामिका ने श्रवण जी से कहा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। क्या? अनामिका का जवाब सुन के एक पल के लिए श्रवण जी और सीता जी दोनों हैरान हो गए और तब उन्हें अपनी बेटी का इंटरेस्ट समझ में आया। क्या तुम सचमुच कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो? अनामिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, सीता जी बोली और बहुत खुश होकर तुरंत उन्होंने अनामिका को ऑफिस की लोकेशन भेज दी और फिर कुछ रुक कर बोली, ये बहुत ही छोटी कंपनी है, अगर उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए तो हमारे लिए नॉर्मल बात है। तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ और मजे करो। मजा तो मुनाफे में ही आता है माँ। अनामिका का ये जवाब सुन के श्रवण जी एकदम से बोल पड़े, देखा है ना मेरा खून। श्रवण जी की बात सुन के नताशा का चेहरा जलन के मारे पीला पड़ गया और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, अनु जो कपड़े डैड और मॉम ने तुम्हें कल दिए हैं वो काम के लिए सूटेबल नहीं है। आज मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर जाऊंगी। मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पुराने पेरेंट्स थे वो मुंबई में कुछ महीने पहले ही आए थे, तो पक्का तुम अभी तक शॉपिंग मॉल तो नहीं गई होगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अनु अभी अभी आई है, हम तो अभी तक उसे कहीं घुमाने भी नहीं लेकर गए। मैं ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकलवाती हूँ, सीता जी एक्साइटेड होते हुए बोली। अनामिका बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनामिका मना कर रही थी क्योंकि उसे थोड़ी देर अकेला रहना था, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें थी जो उसे हैंडल करनी थी। अनु, तुम जहाँ चाहो वहाँ चल सकते हैं, मैं तुम्हें घुमाने ले जा सकती हूँ या फिर तुम मॉम के साथ ब्यूटी सैलून और स्पा जा सकती हो। अनु, हम तुम्हारे साथ शाम की चाय पर भी चल सकते हैं किसी और दिन। मुझे अभी भी कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करनी है अपने कमरे में, आप लोग एंजॉय कीजिए। ये कहकर अनामिका वहां से उठी और मुस्कुरा के अपने कमरे की ओर चलने लगी। उसे जाता हुआ देखकर सीता जी ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए चीजें अरेंज करने में? या फिर हम रीना को भी कह सकते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए, श्रवण जी बोले। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। अनामिका ने काफी शांति से वापस जाने से पहले उनके सारे सवालों का जवाब दिया और रूम में वापस आकर जैसे ही अपने बेड पर बैठी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। कॉल श्रेया की तरफ से था। अनु, आज हार्ट इजी हर्ब का ऑक्शन है दोपहर में 3 बजे। 6 प्लांट्स हैं, मैंने तुम्हारे लिए पैसे अरेंज कर दिए। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, काफी दयालु हो गई हो तुम। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितनी जरूरत हो मैं उतनी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए अपने सारे आदमियों की जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ये थोड़े से पैसे क्या चीज है।
अनामिका ने आखिरी बात सुनी तो मजाक करते हुए कहा, क्यों? तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान दोगी? चलो टाइम पास मत करो, मुझे काम है। मैं तुम्हें 2 बजे दोपहर में पिक करने आ जाऊंगी। ओके। अनामिका ने पोलाइट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही ऐसा था। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थीं और एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थीं। कॉल कट होने के बाद अनामिका ने उसे लोकेशन भेज दिया। वहीं नीचे नाश्ता खत्म होने के बाद नताशा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी श्रवण जी और सीता जी को खुश करने की, जैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि वो लोग खुश हो जाएं। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, श्रवण जी और सीता जी किचन में चले गए खाना बनाने के लिए। तब जाकर नताशा ने एक राहत की सांस ली। तभी मार्था ने फ्रूट्स लाकर उसे देते हुए कहा, नताशा, तुम सुबह से काफी बिजी थी, तुम कुछ फ्रूट्स खा लो। लेकिन इससे पहले नताशा थैंक यू कहती, मार्था ने धीरे से कहा, नताशा, मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। नताशा ने उसे एक नजर देखा तो वो समझ गई कि उनका मतलब क्या है, और फिर आसपास काम कर रहे नौकरों को देखकर खड़े होते हुए बोली, फ्रूट्स आप गार्डन में ले आइए, मैं वहीं खा लूंगी। ओके। फ्रूट्स को लेकर मार्था नताशा के पीछे पीछे गार्डन में पहुंची। जब उन दोनों ने कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई नहीं है तो मार्था बोली, नताशा, तुम काफी मुसीबतें झेल रही हो। पास्ट में मैडम और सर को खुश करने के लिए तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता था। ये सुनकर नताशा ने अपनी पलकें झुका ली। सच ये था कि वो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर में अनामिका के आने के बाद सब बदल रहा था। नताशा, ये सब हेल्दी फ्रूट्स हैं, तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। मार्था ने नताशा को प्यार से देखा और फिर बोली, हाँ, मैं तुम्हें ये और बताना चाहती थी कि अभी तक मैडम और सर ने इस लड़की की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील नहीं की है, और इसीलिए दुनिया वालों की नजरों में मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अभी भी होने वाली है। ये सुनते ही नताशा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, देवांश, उसके पास अभी भी देवांश है। क्या फर्क पड़ता है कि वो ओबेरॉय परिवार की असली बेटी है या नहीं? अगर उसकी शादी देवांश से हो गई तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान की वाइफ बन जाएगी। तुम बचपन में ही मिस्टर सिंघानिया के साथ बड़ी हुई हो। भले ही तुम लोग ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन तुमने इस नई लड़की से तो ज्यादा ही वक्त बिताया है मिस्टर सिंघानिया के साथ। इस लड़की ने तो अभी तक मिस्टर सिंघानिया को एक बार देखा भी नहीं होगा। मार्था, क्या आप ये कहना चाहती हैं? नताशा ने अंदाजा लगा लिया कि मार्था क्या कहने वाली है, लेकिन वो बोली नहीं। मैं सिंघानिया परिवार के कुछ सर्वेंट्स को जानती हूँ, जो देवेंद्र सिंघानिया जी के पर्सनल विला में काम करते हैं। मैंने सुना है कि इन दिनों मिस्टर सिंघानिया ने देवांश को तुमसे मिलने के लिए बहुत फोर्स किया, यहाँ तक अपना खाना और दवाइयां भी लेनी बंद कर दी, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई। नताशा ध्यान से मार्था की बात सुन रही थी। मार्था आगे बोली, मगर उन्हें वक्त पर बचा लिया गया और वो बिल्कुल ठीक है। वो चाहते हैं कि तुम मिस्टर सिंघानिया के साथ उनसे मिलने जाओ। क्या तुम्हारे पास मिस्टर सिंघानिया का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? तुम उन्हें मैसेज करो और उनसे इस बारे में बात करो। नताशा बोली, लेकिन वो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, वो पक्का बिजी होंगे। वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो है तो एक आदमी है। अगर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की उन्हें पूछेगी तो वो मना नहीं करेंगे। मार्था बहुत कॉन्फिडेंस से बोली, भले ही वो थोड़े से अनरोमांटिक हों, तो क्या फर्क पड़ता है? अभी तो शादी नहीं हुई है, कोई जल्दी नहीं है। तुम और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यही टाइम है जब तुम उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकती हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो तो इस नई लड़की से किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये सब सुनकर नताशा सातवें आसमान पर थी, पर फिर कुछ सोच के नताशा बोली, मार्था, ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच में एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, मगर जब उन्हें पता चलेगा कि मैं नहीं अनामिका उनकी असली बेटी है, तब क्या होगा? अभी कोई कुछ नहीं जानता। अभी तुम्हारे पास वक्त है देवांश सिंघानिया का दिल जीतने का। मार्था ने नताशा को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा था, और वो उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। इसीलिए वो चाहती थी कि नताशा और देवांश की शादी हो जाए। एक बार ऐसा हो जाता तो फिर नताशा की लाइफ सेटल हो जाती पूरी तरह से। नताशा चुप खड़ी मार्था की बात के बारे में सोच रही थी। मार्था बोली, किसे पता कि वो लोग फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखेंगे या नहीं। तुम जानती हो कि हाई सोसाइटी कैसे काम करती है। गोद ली हुई बेटी होने के नाते तुम्हारी शादी करना भी बहुत मुश्किल काम होगा। अगर तुम मिस्टर सिंघानिया से शादी नहीं करती हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी उस अनामिका की परछाई में गुजारनी होगी, और हमेशा उसके नीचे ही रहोगी तुम। मार्था की बातें सुनकर नताशा ने अपना फोन निकाला और देवांश का व्हाट्सएप ओपन किया, जिस पर कई सारे मैसेजेस थे जो उसने पहले भेजे थे। वो मैसेजेस इस तरह से थे, क्या तुम सो गए? क्या तुम बिजी हो? गुड नाइट। लेकिन देवांश ने कभी भी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया था। आखिरी वाला मैसेज कल का था,
जब उसने प्लेन से उतरने के बाद अपने वापस आने की खबर उसे दी थी और उससे पूछा था कि क्या वो यहाँ है या नहीं, लेकिन उसने उसका भी जवाब नहीं दिया था। नताशा प्लीज। मार्था ने उसे इशारा किया मैसेज करने का। देवांश, क्या तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम आज फ्री हो? क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो? अगर नहीं तो मैं अपने ड्राइवर के साथ आ सकती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं सच में दादाजी की तबीयत को लेकर काफी परेशान हूँ। जहां गार्डन में नताशा और मार्था खड़े बातें कर रहे थे, वहीं सेकंड फ्लोर पर अनामिका अपनी बड़ी सी बालकनी में खड़ी होकर सामने का खूबसूरत नजारा देख रही थी। और तब उसकी नजर पड़ी नताशा और मार्था पर। अनामिका ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के बाहर का सुंदर व्यू देखने के बाद वो वापस अंदर चली गई। नताशा के फोन पर फाइनली देवांश का मैसेज आ गया था। देवांश ने उसे पहली बार रिप्लाई किया था, मगर उसका जवाब कुछ ऐसा था। उसकी कोई जरूरत नहीं है। नताशा को जितनी एक्साइटमेंट देवांश का मैसेज रिसीव करने में हुई थी, उतनी ही मायूसी मैसेज पढ़ के हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो। लेकिन मार्था के फिर से समझाने पर नताशा ने देवांश को और कई मैसेजेस भेजे कि उससे देवेंद्र दादाजी की काफी चिंता है, वो उनसे मिलना चाहती है। लेकिन लंच खत्म होने के बाद भी नताशा को देवांश का कोई मैसेज नहीं आया और उसे पता था कि शायद देवांश उसे कोई जवाब नहीं देगा। अनामिका अपने रूम में सोफे पर अपने हाथ में अपना फोन लिए ऑर्डर भेज रही थी। 18 साल पहले मर्सी नर्सिंग होम में 10 सितंबर को जो आग लगी थी, उसका कारण क्या था, पता लगाओ। दूसरी तरफ से आदेश का मैसेज आया। मर्सी नर्सिंग होम। आदेश ने फिर मैसेज भेजा। बॉस, आप इस बारे में क्या पता लगाना चाहती हो? इससे आपको क्या मिलेगा? अनामिका को हमेशा यही लगता था कि वो 18 साल पहले वाली आग किसी ने जानबूझ के लगाई थी। कुछ गड़बड़ थी। 1 मिनट पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से हॉस्पिटल में आग लग गई। उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उस रात काफी बारिश हो रही थी। अगर किसी ने गलती से वो आग लगाई होती तो वो इतनी तेजी से तो नहीं फैली होती। आखिर क्या था 10 साल पहले की लगी आग का रहस्य? क्या नताशा देवांश को हासिल कर पाएगी, या फिर अनामिका के साथ जुड़ी है देवांश की किस्मत? और कब तक अपनी सच्चाई सबसे छुपा के रख पाएगी अनामिका? अनामिका को हमेशा लगता था कि उस रात अस्पताल में जो आग लगी थी, वो किसी की सोची समझी चाल थी। उस रोज तेज बारिश हो रही थी। अगर गलती से आग लगती तो इतनी जल्दी उसका फैलना पॉसिबल नहीं था। आदेश बोला, अगर सचमुच मुझे पता चला ना कि किसी ने जानबूझ के वो आग लगाई थी और उसकी वजह से आपको मेहता परिवार में इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, तो मैं इतनी आसानी से उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बात करने के बाद जब अनामिका को याद आया कि उसे जाना है, अनामिका तैयार होते हुए सोच रही थी, श्रेया लगभग उस जगह पर पहुंच गई होगी, मुझे जल्दी करना होगा। अनामिका तैयार होके जैसे ही घर से निकलने लगी तो उसकी माँ सीता जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो? अनामिका रुक के बोली, मॉम मैं अपनी कुछ फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। अरे तो अपने फ्रेंड्स को घर बुलाओ, हम भी जानना चाहते हैं कि हमारी प्यारी बेटी के दोस्त कौन है। अपनी मॉम की बात सुन के अनामिका बोली, मैं बहुत जल्द अपने फ्रेंड्स को घर बुला के आपसे मिलवाऊंगी, लेकिन अभी हम लोगों का पहले से ही बाहर जाने का प्लान बना हुआ है। अनामिका ने ये बात बोल के सीता जी को गले लगा लिया। सीता जी मुस्कुराते हुए बोली, आराम से जाओ और खूब मजे करके आना, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, अकेले मत जाओ, महेश को साथ ले जाओ। तभी नताशा बोली, मॉम महेश अंकल को मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ अपने एक दोस्त से मिलने। ये सुनकर सीता जी की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और वो बोली, क्या डेविड तुम्हें नहीं ले जा सकता? डेविड अंकल तो सो रहे हैं। अगर हमने अभी उन्हें जगाया तो इस तरह आधी नींद वाली हालत में ड्राइविंग करेंगे जो सेफ नहीं है। नताशा बोली और फिर अनामिका को देखकर प्यार से बोली, अनु अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है तो मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके आज का प्लान कैंसिल कर सकती हूँ। उसके बाद महेश अंकल तुम्हें ले जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं कार अच्छी चला लेती हूँ। लेकिन तभी अनामिका को याद आया कि जिस दिन उसे लेने के लिए महेश अंकल आए थे, तो वो लग्जरी कार बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। इसीलिए उसने पूछा, क्या और कोई कार है घर में? सीता जी अनामिका की बात पे मुस्कुराई और उन्होंने अगले ही पल इंटरकॉम पे महेश को फोन लगाया और बोली, महेश यहाँ आओ और अनु को गैरेज में लेकर जाओ। वो गैरेज लगभग 2 फ्लोर्स का था और जब अनामिका लिफ्ट से 2 फ्लोर नीचे गैरेज में पहुंची तो उसे ये एहसास हो गया कि वहां गाड़ियों का शोरूम ही था। वहां पर बहुत तरह की लिमिटेड एडिशन की गाड़ियां रखी हुई थी, अलग अलग कलर्स में। मेरा परिवार क्या करता है?
अपने सामने इतनी सारी लग्जरी कार्स को देखकर अनामिका शॉक्ड हो गई और आखिर में उसने महेश जी से पूछ लिया। महेश जी जो वहीं खड़े थे, अनामिका के मुंह से निकली ये बात सुन के सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा कि श्रवण जी को सब पहचानते हैं क्योंकि वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान है। आफ्टर ऑल कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जानता होगा। वो बोले, बॉस लगातार 12 सालों से इंडिया के रिचेस्ट मैन की पोजीशन पर बने हुए हैं, लेकिन जब पिछले साल बॉस रिटायर हो गए तो छोटे सर ने टेक ओवर कर लिया और फिर वो इंडिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। भले ही नाम किसी का भी हो, लेकिन सब ओबेरॉय परिवार का हिस्सा है। अनामिका समझ गई थी कि मदन और मीना ने जब कहा था कि उसके पेरेंट्स कोई काम नहीं करते तो वो सच्ची बात थी, क्योंकि उनको काम करने की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया उनके लिए काम करती थी। अनामिका ने अनवांटेड अटेंशन अवॉइड करने के लिए एक फ्लैशी स्पोर्ट्स कार चुनी। वो बेचारी क्या करती, वो फ्लैशी स्पोर्ट्स कार उस गैरेज की सबसे सस्ती और सिंपल कार थी और उस कार की कीमत भी करोड़ों में थी। अनामिका ओबरॉय विला से निकल गई और कुछ ही देर में ऑक्शन की लोकेशन पर पहुंच गई। अनामिका ने उस कार को एक नजदीक के ही अंडरग्राउंड गैरेज में पार्क कर दिया, जहां श्रेया उसका कुछ देर से इंतजार कर रही थी। जब अनामिका उस कार से उतरी तो श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और अनामिका की कार की तरफ कुछ सेकंड्स देखने के बाद क्यूरियोसिटी से उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी फैमिली की कार है? भले ही श्रेया जानती थी कि अनामिका इस वक्त मुंबई के मालाबार हिल में रह रही है, जहां काफी अमीर लोग रहते हैं, लेकिन ये कार कोई मामूली अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रेया ने शॉक होते हुए पूछा, तुम्हारी बायोलॉजिकल फादर की फैमिली कौन सी है? ओबरॉय फैमिली। श्रवण ओबरॉय? श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम उन्हें जानती हो? कौन देश के सबसे अमीर इंसान को नहीं जान सकता? अनु, तुम बहुत लकी हो, श्रेया ने एक्साइटेड होकर कहा। जिस दिन ये मेहता परिवार को पता चलेगा ना, तो वो 7 जन तक रोएंगे। ऐसे हंसते बोलते हुए दोनों श्रेया और अनामिका ऑक्शन की तरफ चल दिए। ऑक्शन वहीं पास में एक बहुत बड़े लग्जोरियस मैंशन में हो रहा था। ये ऑक्शन आम इंसानों के लिए नहीं था। इस ऑक्शन का इनवाइट भी लिमिटेड लोगों के पास ही था। इस ऑक्शन का इनवाइट मिलने का मतलब ही ये था कि आप कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं। पूरा मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। उस मैंशन में कुछ 22 अलग अलग एंट्रेंस थे, हर गेस्ट के लिए एक इंडिपेंडेंट एंट्रेंस। सभी लोग जो इनवाइटेड थे उनको अलग अलग एंट्रेंस से ही रिसीव किया जा रहा था। इस ऑक्शन की एक बहुत खास बात यह थी कि इस ऑक्शन में आए हर गेस्ट की आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। यहाँ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया था कि कोई भी गेस्ट आते वक्त या जाते वक्त किसी और गेस्ट से नहीं मिल सकता था। अलग अलग एंट्रेंस से मैंशन में घुसने के बाद गेस्ट सीधा एक प्राइवेट एलिवेटर से एक प्राइवेट स्वीट रूम में पहुंच जाते थे और इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी दूसरा गेस्ट आपको देख नहीं सकता था। यहाँ की प्राइवेसी और हाई सिक्योरिटी की वजह से ही इस ऑक्शन में एंट्री टिकट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। श्रेया और अनामिका एंट्री के बाद सीधा अपना प्राइवेट एलिवेटर लेके तीसरे फ्लोर पे अपने प्राइवेट स्वीट रूम में पहुंच गए थे। ये रूम पूरी तरह से ड्रिंक्स और स्नैक्स से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नताशा भी अपनी बेस्ट फ्रेंड नायरा के साथ उसकी बात मानकर पहली बार इस ऑक्शन में पहुंच गई थी। उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें देवांश के दादाजी को इम्प्रेस करना है तो उन्हें कुछ अनोखा और बहुत महंगा गिफ्ट देना चाहिए, और वो नायाब तोहफा तुम्हें यहाँ मिल सकता है, क्योंकि इस ऑक्शन में दुनिया की सबसे रेयर और नायाब चीजों की बोली लगाई जाती है। नताशा जो दादाजी से मिलने जाने का फैसला कर चुकी थी, इसीलिए वो यहाँ आ गई कि वो इस ऑक्शन से कुछ बहुत ही प्रेशियस चीज खरीद के उनको देगी। इसके अलावा ऑक्शन में क्या मिलता है, कौन ये ऑक्शन करता है, उसे कुछ नहीं पता था। वो बस अपने दोस्त के कहने पर यहाँ आ गई थी। नायरा, तुम ऐसी जगह के बारे में कैसे जानती हो? मैं यहाँ अपने भाई के साथ कई बार आई हूँ। यहाँ पर बहुत सारी रेयर एंड प्रेशियस चीजें मिलती हैं। बस तुम रुको और इंतजार करो कि देवेंद्र जी की पसंद का कुछ मिलता है या नहीं। अगर तुम्हें वैसे कुछ मिल गया तो उसे खरीद कर उन्हें दे देना, वो डेफिनेटली बहुत खुश होंगे। नायरा भी एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे लगा कि देवेंद्र जी को नॉर्मल लग्जोरियस चीज पसंद होगी, लेकिन उनके ऊपर इंप्रेशन जमाने के लिए यहाँ ऑक्शन से चीज खरीदना ज्यादा बेहतर होगा, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अपने प्राइवेट रूम में आके नताशा कुछ हैरान होते हुए बोली, यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ सारे रूम्स प्राइवेट रूम्स हैं। इस हॉल में टोटल 22 रूम्स हैं और इन सबको एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है। पूरे मैंशन का कंट्रोल सिस्टम डिजिटल है। यही कंप्यूटर पूरा ऑक्शन होस्ट करता है। फिर नायरा ने नताशा को उनके रूम में एक बहुत बड़ी ग्लास वॉल दिखाई और बोली, ये वो स्क्रीन है जिसमें हम पूरा ऑक्शन लाइव देखेंगे। एक के बाद एक ऑक्शन वाले आइटम यहाँ इस मैंशन के बीच वाले ऑक्शन एरिया में, एक के बाद एक।
वहां उस प्लेटफॉर्म पे रखे जाएंगे और यही इस स्क्रीन पर हर आइटम का प्राइस भी होगा और लोग बिडिंग में जो प्राइस बोल रहे हैं वो भी यहीं दिखेगा। ये टच स्क्रीन है, तो उसी पे आप अपनी बिड का प्राइस टाइप कर सकते हो या स्क्रीन पे टैप करके बढ़ा सकते हो। बाकी हम इस ग्लास से नीचे बाहर ऑक्शन एरिया में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं, लेकिन वहां से कोई यहाँ हमारे कमरे के अंदर नहीं देख सकता। नताशा हैरान होके ये सब सुन रही थी। वो एकदम से बोली, और अगर कोई आइटम हमने खरीद लिया तो वो 1 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर नताशा को थोड़ी जलन होने लगी। उसे कभी यहाँ पहले उसके घर वालों में से कोई नहीं लाया था। नायरा नताशा को सारा सिस्टम डिटेल में एक्सप्लेन करती चली गई कि ऑक्शन कैसे करते हैं, यहाँ कौन कौन आता है, यहाँ किन चीजों का ऑक्शन होता है। नताशा अनामिका के घर आने के बाद से पहली बार इतनी खुश और एक्साइटेड थी। जहां एक तरफ नताशा और अनामिका अपने अपने प्राइवेट रूम्स में पहुंच गए थे, वहां देवांश भी ऋषि के साथ प्राइवेट रूम नंबर 1 में था। ऋषि देवांश से बोला, बॉस, मैंने आज के ऑक्शन में होने वाले सारे आइटम्स की लिस्ट निकाल ली है। हार्ट इजी हर्ब लास्ट में आएगा। सोफे पर बैठे देवांश ने धीमी आवाज में कहा, ओके। देवांश ने सुना था कि हार्ट इजी हर्ब हार्ट डिसीजेस पर बहुत अच्छे से काम करता है, इसीलिए वो यहाँ ऑक्शन में उसे खरीदने आया था ताकि वो उसे खरीदकर मेडिकल रिसर्च और स्टडी के लिए दे सके। ऑक्शन स्टार्ट होते ही स्टेज 2 हिस्सों में बट गया और ऑक्शन का पहला आइटम ऊपर दिखाई दिया। साथ ही हर रूम की ग्लास स्क्रीन पे इस आइटम की पूरी हिस्ट्री और उसकी वैल्यू दिखाई देने लगी। ये पहला आइटम हार्ट रिवाइव रिपोर्टेडली था, जो हार्ट डिसीज पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता था, जिससे पेशेंट्स को बेहतर महसूस होता था। अगर कोई इंसान ठीक है तो इसे पीने से उसकी हेल्थ काफी अच्छी रह सकती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे पी लेने से उस पेशेंट को दर्द से तुरंत आराम मिल जाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। इस आइटम का एक्सप्लेनेशन देते समय हार्ट रिवाइव मेडिसिन की इमेज सभी रूम्स की डिजिटल ग्लास वॉल पे क्लोजली दिखाई देने लगी ताकि सब लोग उसे क्लियरली देख पाएं। अनु, क्या ये वो बचा हुआ पदार्थ नहीं है जो पिछली बार तुमने इसी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ, अनामिका ने सच्चाई से जवाब दिया। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। भले ही सामने वाली दवाई बाकी मेडिसिन की तरह इतनी इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज थी, इसलिए वो बर्बाद बिल्कुल नहीं होगी। प्राइस शुरू होगा 20,000 से। प्राइस देखकर श्रेया हैरान हो गई और बोली, सिर्फ बचे हुए छोटे से सामान के भी 20,000? वॉल के सामने 3 बटन्स थे जिन पर लेवल लगे थे, 10,000, 50,000 और 1 लाख। दूसरे शब्दों में सबसे मिनिमम बोली 10,000 रुपए की लगाई जा सकती थी। श्रेया सामने ऑक्शन में चल रही दवाई के बढ़ते हुए दाम को देख रही थी। काफी सारी बिडिंग के बाद उसे दवाई की कीमत ऑलरेडी 2 लाख तक पहुंच गई थी। यही हर्ब नताशा को चाहिए था, क्योंकि उसकी दोस्त नायरा ने उसे बता दिया था कि नताशा, तुम इसे खरीदकर देवेंद्र जी के लिए सूप बना सकती हो। ये उनकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा और उनकी नजर में तुम एकदम बहु मटीरियल बन जाओगी। वो तुम्हारा केयरिंग नेचर देख के तुमसे और ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। नताशा भी ये खरीदना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग उसे खरीदने के लिए काफी ऊंची बोली लगा रहे थे। उसने कई बार 10,000 वाले बटन को दबाया था, मगर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उसने रिस्क लेने का डिसाइड किया और 2 बार 1 लाख वाले बटन को दबा दिया। पूरा रूम एकदम शांत पड़ गया। 2,50,000 की बोली पहली बार लगाई गई है। 2,50,000 एक, 2,50,000 दो, 2,50,000 तीन। सोल्ड। कंग्रेचुलेशंस, बॉक्स नंबर 19, ये हार्ट रिवाइव की बोतल आपकी। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दवाई में जो बचा हुआ मटेरियल था उसकी कीमत भी इतनी ज्यादा हो सकती है। उसने पूछा, अनु, क्या अगली बार वो बचा हुआ पदार्थ मैं ले सकती हूँ? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैंने वो तुम्हें दे दिया तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या करना है। तुम मदद कर सकती हो ना उसे इस्तेमाल करने में? नताशा नाचते हुए नायरा से बोली, ओ थैंक यू थैंक यू। तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे यहाँ लाके मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया है। बेस्ट फ्रेंड हो तो तेरे जैसी। अब मुझे सिंघानिया खानदान की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। नताशा ने नायरा को जोर से गले लगा लिया। नायरा नताशा की आंखों में खुशी देख पा रही थी। उसने नताशा से कहा, अब जल्दी से दादाजी के पास जाकर अपना जादू चला। स्टेज पर कुछ फ्रेश ग्रीन प्लांट्स दिखाई दिए जो काफी महंगे थे। प्राइस शुरू होगी 1 लाख रुपए से। ऋषि जानता था कि उसके बॉस को ये चीज चाहिए, तो उसने सबसे पहले आगे बढ़कर 10 लाख रुपए की बोली लगा दी। इतना बड़ा अमाउंट एक ही बार में देखकर सारे लोग शॉक्ड हो गए, लेकिन दूसरे बॉक्स वाले इंसान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बिडिंग स्टार्ट हो गई। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। श्रेया ने आगे बढ़ती हुई बोली को देखा और पूछा,
अनु, हम कितना बिड कर सकते हैं? और 10 लाख ऐड कर दो। श्रेया ने बिडिंग बटन दबाया तो 1 लाख की चीज 50 लाख तक पहुंच गई थी। रूम में एकदम से शांति फैल गई। 10 लाख रुपए सिर्फ एक प्लांट के लिए थे और वहां तो 6 प्लांट्स थे। इसका मतलब उसकी कीमत 3 करोड़ है। इसलिए आगे बोली बढ़ाने के लिए किसी और की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही श्रेया और अनामिका ने सोचा कि वो जीत गए बॉक्स नंबर 1 से, किसी ने फिर बोली आगे बढ़ा दी। 60 लाख। ये अमाउंट देख के एक बार रूम में फिर से शांति हो गई। अनामिका और श्रेया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रूम नंबर 1 में बैठा इंसान इतनी आगे बोली बढ़ाएगा। लेकिन रूम नंबर 3 में बैठी हुई अनामिका भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने आगे बोली बढ़ाई 70 लाख। बॉक्स नंबर 1 80 लाख। बॉक्स नंबर 3 गुस्से में 90 लाख। बॉक्स नंबर 1 1 करोड़। सब लोग बॉक्स नंबर 1 और 3 के बीच में हो रही लड़ाई को देख रहे थे, जिसमें बॉक्स नंबर 2 जो उन दोनों के बीच था, उसमें बैठे लोगों को काफी ऑकवर्ड लग रहा था। वो उन दोनों बिग शॉट के बीच में सैंडविच बन रहे थे। अनु, अब हम और हाई बिड नहीं कर सकते, श्रेया ने परेशान होते हुए अनामिका से कहा। बिड फिर से आगे बढ़ी तो श्रेया ने शॉक होकर बॉक्स नंबर 1 की तरफ देखते हुए कहा, उस बॉक्स में जो लोग बैठे हैं, हमें उनसे केयरफुल रहना होगा। हार्ट इजी हर्ब से हम लक्ष्मी दादी की जान बचा सकते हैं, अनामिका बोली और उसने फिर से 10 लाख बोली आगे बढ़ा दी। मुझे आज किसी भी कीमत पर वो चाहिए। अनु, बॉक्स नंबर 3 ने फिर 10 लाख रुपए बढ़ा दिए। सब लोग हैरान हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हार्ट इजी हर्ब के लिए कोई इतना दाम लगाएगा। कौन है ये लोग सर? ऋषि ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बोली इतनी आगे बढ़ जाएगी। क्या हमें बोली आगे बढ़ानी चाहिए? प्राइस ऑलरेडी मेडिसिन की वैल्यू से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आगे बढ़ो। देवांश की आवाज में ठहराव था। गैप मेंटेन रखो। यस सर। ये सुनते ही ऋषि ने तुरंत 30 लाख की बोली लगा दी। बॉक्स नंबर 1 ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगा दिए। जैसे ही ऑटोमेटिक वॉइस ने ये अनाउंस किया, श्रेया गुस्सा हो गई। क्या हो क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ प्लांट्स ही तो हैं। कौन है ये बेवकूफ जो इतनी ज्यादा कीमत लगा रहा है? क्या पैसे पेड़ पर होते हैं उनके लिए? 1 करोड़ 40 लाख रुपए एक प्लांट के लिए, इसका मतलब 8 करोड़ 40 लाख रुपए 6 प्लांट्स के लिए। तभी बॉक्स नंबर 3 से अनामिका ने बिड आगे बढ़ाई। 1 करोड़ 50 लाख। श्रेया ने अनामिका को देखा और हैरानी से बोली, अनु पागल मत बन, जोश में होश मत खो तुम। अगर उन्होंने हार्ट पिल्स को इससे बना भी लिया और बेचा तो उन्हें 6 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो फिर भी 3 करोड़ के लॉस में हैं। वो देवांश की तरफ से अगली बोली लगाने का इंतजार कर रही थी कि तभी बॉक्स नंबर 1 में बैठे हुए देवांश का फोन अचानक बजा। ये कैलाश अंकल थे जो हमेशा उसके दादू का ख्याल रखते थे। देवांश बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई है। मिस नताशा एक सूप लेकर आई थी सर के लिए, और जैसे ही सर ने वो पिया, अचानक से उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। उनकी हार्ट बीट भी धीमी होती जा रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर गुस्से में लाल होता देवांश बोला, क्या दिया था उसने दादू को पीने के लिए? वो बता रही थी कि ये एक तरह का टॉनिक है जिसे सूप में मिलाकर पीने से सर की हार्ट की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। और आप वहां बैठकर ये सब होते हुए देखते रहे। आई एम सॉरी, बट सर बहुत खुश थे और मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने जिद करके वो सूप पी लिया। देवांश गुस्से में खड़ा हुआ और बॉक्स से बाहर निकलने लगा। देवांश की मुट्ठियां कस गईं। कैलाश को देवांश का गुस्सा साफ साफ फील हो रहा था और वो जल्दी से बोले। तभी ऋषि उसके पीछे आते हुए बोला, सर, क्या हम आगे बोली नहीं बढ़ाएंगे? लेकिन देवांश का गुस्सा महसूस होते हुए उसे अंदाजा हो गया था कि ये कॉल देवांश को हॉस्पिटल से ही आया होगा। वो हड़बड़ा कर पूछने लगा, हॉस्पिटल में सब ठीक? बिग बॉस ठीक तो है ना? देवांश बोला, उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हो गई है, नताशा का बनाया हुआ कोई स्टूपिड सूप पीने के बाद। ये सोचकर देवांश कमरे से बाहर चला गया। नताशा ने सूप बनाना कब सीखा? और ये सब कब हुआ? वो कब उनसे मिलने चली गई? ऋषि ने देवांश को फॉलो करते हुए कहा, क्या हमें मिस अनामिका को फोन करके बताना चाहिए, अगर उन्हें एक बार देखने के लिए? ये सुनते ही देवांश के कदम वहीं रुक गए और उसकी खाली आंखें एकदम से चमकने लगीं और उसकी आंखों में अनामिका का चेहरा फ्लैश होने लगा। आखिरी बार मिस अनामिका ने ही बिग बॉस को वापस ठीक किया था। सर, आपको अभी मिस अनामिका को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्यों ना आप उसे कॉल कर लें? देवांश ने उसे एक नजर देखा और अपना फोन निकाला। वहीं रूम में अभी भी बिडिंग हो रही थी। टेंशन के मारे श्रेया की अपनी सांसें रुकी हुई थी।
और वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि आगे बोली मत बढ़ाना, आगे बोली मत बढ़ाना। 1,50,00,000 दो। अनामिका की नजर ग्लास वॉल से बॉक्स नंबर 1 पर गई। वो लोग आगे बोली क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? 1,50,00,000 3 और सोल्ड। श्रेया ने एक्साइटमेंट में अनामिका को गले लगाते हुए कहा, हम जीत गए, हम जीत गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बॉक्स नंबर 1 ने आगे बोली नहीं बढ़ाई। कंग्रेचुलेशंस बॉक्स नंबर 3, आज आप लोगों ने 6 हार्ट इजी हर्ब्स जीते हैं। अनु, तुम फाइनली जीत गई। श्रेया इतनी खुश थी कि वो खुशी के मारे उछल रही थी। ठीक उसी समय अनामिका का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन निकालकर देखा तो कोई अननोन नंबर था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, मैं बोल रहा हूँ, देवांश सिंघानिया। क्या है 18 साल पहले आग लगने का सच? ऐसा क्या था उस सूप में जिससे दादाजी की हालत इतनी खराब हो गई? क्या होगा जब देवांश को पता चलेगा कि अनामिका जीती उस ऑक्शन में? जानने के लिए सुनते रहिए। अनामिका देवांश की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। देवांश अपनी गहरी ठंडी आवाज में अनामिका से बोला, मेरे दादो की तबीयत फिर से खराब हो गई। तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस वक्त कहाँ हो? अनामिका ने कंफ्यूज होकर कॉल पर देवांश से कहा, अचानक ऐसे कैसे उनकी तबीयत खराब हो गई? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। देवांश अनामिका से बोला, वो मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। तुम मुझे अपना लोकेशन भेजो, मैं अभी तुम्हें पिक करने पहुंच रहा हूँ। ये सुनकर अनामिका सोच में पड़ गई। यहाँ की लोकेशन कैसे दूं? फिर उसने कुछ सोचा और कहा, तो क्या आप सबवे के पास जो होली क्रॉस चर्च है उसके पास आ सकते हैं? अनामिका नहीं चाहती थी कि वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन देवांश से शेयर करे, और होली क्रॉस चर्च इस ऑक्शन की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था। अगर वो कुछ शॉर्टकट लेती तो वहां जल्दी पहुंच जाती, और उसकी ऑक्शन वाली एग्जैक्ट लोकेशन भी देवांश के सामने रिवील नहीं होती। लेकिन वही देवांश हैरान हो गया, क्योंकि वो एक पुरानी बिल्डिंग थी जो 80s में बनाई हुई थी। अब वहां पर कोई भी प्रेयर नहीं होती थी, और वो जगह लगभग खंडर ही थी। तो ये लड़की वहां क्या कर रही है? देवांश ने यही सब सोचते हुए कहा, ओके। कॉल कट करने के बाद अनामिका श्रेया से बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम मुझे होली क्रॉस चर्च में ले चलो, मुझे कुछ काम है। ओके चलो, लेट्स गो। श्रेया जानती थी कि अनामिका को कुछ काम होगा, तभी ऐसे इतनी जल्दी जा रही है। उसने भी कुछ ज्यादा सवाल नहीं करे और बोली, ये हब सीधा फैक्ट्री की ग्रीन स्टोरेज फैसिलिटी में भिजवा दूंगी। होली क्रॉस चर्च के एंट्रेंस पर खड़े देवांश के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। अनामिका यहाँ क्या कर रही है, इतनी अजीब जगह पर जहाँ कोई आता जाता नहीं? वेरी स्ट्रेंज। क्या अनामिका यहाँ पर फोटोशूट के लिए आई है? शायद, हो सकता है आजकल की लड़कियों को ऐसा ही सब पसंद आता है। उस सुनसान जगह पर खड़े शांत देवांश की नजर दूर तक देख रही थी। तभी सामने से उसे कोई आता हुआ दिखाई दिया। तो उसी के साथ खड़ा ऋषि जल्दी से बोला, वो रही मिस अनामिका। मैं जानता था वो पक्का यहाँ फोटोशूट के लिए आई होंगी। पीछे ढलते हुए सूरज के सामने एक व्हाइट ड्रेस पहने सामने से आ रही अनामिका बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी ड्रेस और लहराते हुए बाल देखकर देवांश के मन में आ रहे सारे सवाल शांत हो गए थे। उसे अनामिका किसी पेंटिंग से निकली परी की तरह लग रही थी। एक पल के लिए ऋषि की भी आंखें उस पर जम गई। अनामिका के वहां पहुंचते ही ऋषि ने उसके लिए रिस्पेक्टफुली कार का डोर ओपन करते हुए कहा, मिस अनामिका, प्लीज अंदर बैठिए। अनामिका जैसे ही कार की बैक सीट पर बैठने लगी, उसकी नजर देवांश पर पड़ी, जो वहीं बैक सीट पर दूसरी साइड बैठा हुआ था। देवेंद्र जी कैसे हैं? देवांश, जो अभी तक अनामिका को वहां उसके बगल में देख के बस उसी की खूबसूरती में खोया हुआ था, उसकी आवाज सुनकर अपने होश में आया और बोला, कोई उनके लिए सूप लेकर आया था, जिसे पीते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, और डॉक्टर्स एक बार फिर उन्हें सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं। देवांश की कार तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्पिटल से लगातार फोन पर फोन आ रहे थे। देवांश सबको बार बार यही बात बोल रहा था कि वो अनामिका को लेकर जल्द से जल्द पहुंच रहा है। क्या वो सूप किसी जान पहचान वाले ने पिलाया था? अनामिका ने देवांश से पूछा। हाँ। देवांश का जवाब सुन के अनामिका सोचने लगी कि पक्का उस सूप में कुछ गड़बड़ होगी। कुछ तो था उस सूप में जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। मिस अनामिका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? आप कितने साल की हैं? आप अभी भी हाई स्कूल में होंगी, है ना? ऋषि ने रेयर व्यू मिरर में देखते हुए पूछा। मैं 18 साल की हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गए हैं। बस रिजल्ट का इंतजार है। अनामिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और ये सुनकर देवांश हैरानी से अनामिका की शक्ल देखने लगा। वो इतनी छोटी होकर भी इतनी जीनियस कैसे थी? ऋषि बोला, आप सिर्फ 18 साल की हैं और आप अभी से इतनी बड़ी डॉक्टर हैं? क्या आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? नहीं। और आप? ऋषि अभी आगे कह ही रहा था कि अचानक कार खराब रास्ता होने की वजह से थोड़ी सी लड़खड़ा गई, जिससे अनामिका का बैलेंस बिगड़ गया और वो देवांश की तरफ गिर गई।
देवांश ने भी हड़बड़ाकर उसे संभालते हुए एकदम से पकड़ लिया। देवांश का हाथ अनामिका के कंधे को छू गया, जो स्लीवलेस ड्रेस होने के कारण सीधा अनामिका की स्किन पर लगा, जिसे महसूस करते ही अचानक अनामिका का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। ये देवांश के लिए भी पहली बार था कि वो किसी लड़की के इतने करीब हो, इसलिए उसका चेहरा भी थोड़ा सा अजीब हो गया। उसे अनामिका के आसपास एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस हुई। आई एम सॉरी मिस अनामिका, मैं ऋषि एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही कार फिर से 2-3 बार पूछी। वो अनामिका से बात करने में इतना बिजी हो गया कि उसने सड़क के गड्ढों और बम्पर्स को नोटिस ही नहीं किया। देवांश ने एक बार फिर अनामिका को संभालते हुए उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और ऋषि को डांटते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग? अपनी आंखें रोड पर रखो। अनामिका ने अपनी आंखें उठाई तो उसे देवांश का हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। थोड़ी देर में ही कार स्मूथली सड़क पर चलने लगी तो देवांश ने फाइनली उसे छोड़ा और बोला, आर यू ओके? या आई एम ओके, अनामिका बोली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया था। जब पिछली बार देवांश अनामिका से मिला था तो वो काफी इनडिफरेंट और एरोगेंट नेचर से मिली थी, लेकिन इस वक्त वो एक क्यूट लिटिल लड़की लग रही थी, जो देवांश को अच्छा लग रहा था। आई एम रियली सॉरी, अब बिल्कुल नहीं होगा। आई विल बी मोर केयरफुल नाउ, ऋषि ने रेयर व्यू मिरर में देखते हुए कहा। ऋषि को लगा कि उसके बॉस पक्का बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन वो नहीं हुए। ऋषि ने रेयर व्यू मिरर में देखते हुए बैक सीट पर कुछ अजीब सी वाइब नोटिस की। ड्राइविंग पर फोकस करो। देवांश ने ऋषि की नजर महसूस कर ली और उसने सख्त आवाज में कहा। पास में कोई भी लड़की जो देवांश के करीब जाने की कोशिश करती, उसे हमेशा देवांश इतनी कोल्ड वाइब देता था कि वो अपने आप उससे दूर हो जाती, लेकिन अनामिका की बात कुछ और है। ऋषि ड्राइव करते हुए बोला, आज मैं और सर बिग बॉस को मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वो उस इंसान से पर्सनली मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई, और उन्हें थैंक यू करना चाहते हैं। मिस अनामिका, शायद आपको नहीं पता, मगर वो बहुत जिद्दी हैं। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे मिलेंगे तो वो जरूर आपको ढूंढ लेंगे। इतना कहकर ऋषि ने देवांश की तरफ देखकर बोला, सर मुझे डर है कि बिग बॉस मिस अनामिका जी को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। मेरा मतलब है कि अनामिका जी अपने काम में काफी बिजी रहती हैं। क्यों ना हम मिस अनामिका के साथ टाइम शेड्यूल कर लें जिसमें वो रेगुलरली जाकर बिग बॉस को देख सकें, क्योंकि बाकी डॉक्टर्स तो उन्हें नहीं संभाल पाएंगे और मिस अनामिका डॉक्टर हैं तो बिग बॉस पक्का उनकी बात सुनेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं मिस अनामिका? देवांश ने अनामिका से पूछा। ओके, अनामिका ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो लोग उसे ढूंढने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उन्हें होश आ गया तो मैं उनसे जाकर मिल लूंगी। देवांश की नजर उसके चेहरे पर थी और फिर उसने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, अगर हम टाइम शेड्यूल करने वाले हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकता हूँ? जब ऋषि ने अपने बॉस को पहली बार किसी लड़की का नंबर व्हाट्सएप ऐड करते हुए देखा तो वो अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब आपके पास टाइम होगा तो आप मुझे लोकेशन भेज दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपको पिक करने के लिए, देवांश ने काफी जेंटल टोन में कहा। ओके। कुछ ही देर में वो लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच गए। ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े कैलाश ने जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलते हुए देखा, वो जल्दी से खड़े हो गए। सामने से देवांश अनामिका के साथ लिफ्ट से निकलकर ऑपरेशन रूम की तरफ आ रहा था और ऋषि उन्हें फॉलो करते हुए उनके पीछे आ रहा था। देवांश बाबा, कैलाश जी के मुंह से निकला। उन्होंने देवांश के बगल में अनामिका को भी नोटिस किया, जिसे देखकर वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। वो देवांश से अनामिका के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन फिलहाल वो सही वक्त नहीं था। जैसे ही देवांश उनके सामने आकर खड़ा हुआ, वो बोले, सर को अंदर गए हुए 1 घंटा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? देवांश ने चिंता करते हुए पूछा। उनकी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। काश मैंने उन्हें वो सूप नहीं पीने को दिया होता। कैलाश सर झुककर हताशा से बोले। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या मैं वो सूप देख सकती हूँ? तभी सभी को अनामिका की आवाज सुनाई दी। अब हाँ हाँ, क्यों नहीं? कैलाश थोड़ा कंफ्यूज होकर बोले, फिर दौड़कर रूम से जाकर वो सूप ले आए। ओके। हैरान कैलाश अंकल का वो सूप लेकर आए। अनामिका ने चम्मच से सूप में डाले हुए इंग्रेडिएंट्स को देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि ये एक हार्ट नरिशमेंट सूप है, लेकिन ये सूप एग्जैक्ट वैसा टेस्ट नहीं कर रहा था। जब अनामिका ने उसकी खुशबू को ठीक से और ध्यान से सूंघा, तब उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। इसके अंदर हार्ट रिवाइव है। अनामिका ने कैलाश की तरफ देखकर पूछा, क्या इसके अंदर हार्ट रिवाइव है? मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो मैडम सर से बात कर रही थी तो मैंने सुना कि हार्ट रिवाइव हार्ट के लिए अच्छा होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। कैलाश ने जल्दी से कहा। प्रॉब्लम सूप में नहीं है, मगर देवेंद्र जी इस वक्त बाकी और मेडिसिन ले रहे हैं।
सूप और बाकी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से उनकी तबीयत अचानक से इतनी बिगड़ गई। देवेंद्र जी इस वक्त बहुत कमजोर हैं, इसीलिए ये सूप उनके ऊपर उल्टा काम कर गया है। अनामिका ने वो सब की तरफ देखते हुए कहा। देवांश और बाकी सब अनामिका को ध्यान से देख रहे थे और सुन रहे थे। कैलाश जी अनामिका की इंटेलिजेंस से हैरान हो गए। सिर्फ एक बार सूप की खुशबू से ही उसने पता लगा लिया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा तेजी से खुला और एक नर्स दौड़ते हुए बाहर आई। मिस्टर सिंघानिया, अच्छी बात है आप आ गए। प्लीज सर, इस कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। देवांश ने उस पेपर और पेन की तरफ देखा, लेकिन उसे लिया नहीं और गहरी ठंडी आवाज में पूछा, मेरे दादाजी कैसे हैं? वो ठीक है। प्लीज सर, हम पर भरोसा कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। प्लीज आप इसे जल्दी साइन कीजिए। देवांश ने अनामिका की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? देवेंद्र जी की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। अनामिका समझ गई कि वो लोग सर्जरी फॉर्म क्यों साइन करवा रहे हैं और उसने अपनी घड़ी से टाइम चेक किया और बोली, मेरा इंतजार कीजिए। उसने अपना बैग देवांश को दे दिया और देवांश ने वो बैग आसानी से ले भी लिया। अनामिका जाने लगी तो सब लोग हैरान हो गए। देवांश बाबा, ये लड़की है कौन? कैलाश हैरान हो गए। ऑपरेशन रूम तो सामने है, ये मिस अनामिका उस तरफ क्यों जा रही हैं? ऋषि भी कंफ्यूज हो गया। मिस्टर सिंघानिया, आपके दादाजी की कंडीशन बहुत सीरियस है, प्लीज जल्दी से डिसीजन लीजिए। वो नर्स जल्दी में थी और उसे नहीं पता था कि अनामिका क्या कर रही है, मगर उसे डर था कि ट्रीटमेंट में देर हो जाएगी। अनामिका राघव के ऑफिस में गई और उसके वहां से उसने एक्यूपंक्चर की चीजें लेकर नर्स से सर्जिकल गाउन पहनाने को कहा। सर, ये लड़की। नर्स हैरान हो गई। कौन है ये छोटी सी लड़की अब ऑपरेशन करेगी? जैसा वो कह रही है वैसा करो। देवांश की बातों से अनामिका को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे बस उसको फॉलो करना। देवांश ने समझाते हुए उस नर्स से कहा। वो नर्स और अनामिका तुरंत अंदर गए। सर, हम जाकर ऑब्जर्वेशन रूम में वेट करते हैं, एटलीस्ट वहां से देख पाएंगे कि सर्जरी कैसी चल रही है। ऑलराइट। देवांश अनामिका का बैग पकड़े आगे चलने लगा। जैसे ही डॉक्टर विजय ने अनामिका को वहां देखा तो उन्हें एक राहत की सांस मिली। उन्होंने जल्दी से उसे जगह दे दी। आखिरी बार जब उन्होंने उसकी मेडिकल स्किल को देखा था तब से ही वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगे थे। उन्हें यकीन था कि लास्ट टाइम की तरह इस बार भी अनामिका को जादू तो कर ही देगी। वहां खड़ी सारी नर्स अनामिका को देख के हैरान हो गई। अनामिका ने सारी सर्जरी खत्म कर दी थी, मगर देवेंद्र जी की सांस अभी भी धीमी चल रही थी। मिस अनामिका, अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी सारे डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने कई सारे केसेस देखे थे, मगर देवेंद्र जी की सिचुएशन में वो लोग हमेशा हेल्पलेस हो जाते थे। मिस अनामिका, अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स ने पैनिक होकर पूछा। उनमें से एक डॉक्टर बोले, देवेंद्र जी की सांस धीमी होती जा रही है। हमें इंतजार किस चीज का है? हर एक सेकंड बहुत कीमती है देवेंद्र जी के लिए। अनामिका को बिना किसी इमोशन के ऑपरेशन टेबल के सामने खड़ा देखकर सारे डॉक्टर्स पैनिक करने लगे। क्या अनामिका इस बार देवेंद्र जी को मौत के मुंह से बचा पाएगी? क्या होगा जब देवांश को पता चलेगा कि वो अनामिका ही थी जिसने ऑक्शन जीता? क्या देवांश को कभी पता चलेगा कि नताशा और अनामिका बहन है? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर विजय को आगे जाने देना चाहिए। तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी छोटी हो शायद। तुम कैसे करोगी? डॉक्टर विजय, प्लीज आप आगे जाइए। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते और तुम नहीं कर सकती। वहां खड़े डॉक्टर्स अनामिका को बोल रहे थे। किसने कहा मैं नहीं कर सकती? आखिर में अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर देखा जिसमें काफी कॉन्फिडेंस था। वो डॉक्टर जो अब तक बोल रहा था हैरान हो गया। देवेंद्र जी की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी और वेंटिलेटर अलार्म भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। अलार्म को सुनकर अनामिका ने बहुत आराम से अपनी नीडल केस को ओपन किया। सब लोग हैरान हो गए। ऑपरेशन रूम में एकदम से सब पैनिक होने लग गए। अनामिका क्या करने वाली है? क्या ये एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करेगी? ये एक ऑपरेशन टेबल है। क्या तुम सीरियस हो? यहाँ पर एक्यूपंक्चर इस्तेमाल करने को लेकर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें नहीं आता है तो साइड हट जाओ और टाइम वेस्ट मत करो, एक डॉक्टर ने पैनिक करते हुए कहा। अनामिका ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने प्रोसीजर चालू किया। सारे डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत डर गए थे और देवांश ने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, तुम अपनी ये फालतू बात बंद करो। फाइनली एक डॉक्टर को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आगे आने लगा। तभी डॉक्टर विजय ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो, उसको हैंडल करने दो। तभी एक नर्स ने कहा, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि हमें अनामिका की इंटरसेक्शन फॉलो करनी है, ये देवांश का ऑर्डर है। ये सुनते ही सारे डॉक्टर्स जो गुस्से में थे वो चुप हो गए और आखिर में बोले, फाइन, तुम हैंडल करो। अनामिका ने नीडल्स देवेंद्र जी के प्रेशर पॉइंट पर चुभाई और देखते ही देखते देवेंद्र जी के मुंह से थोड़ा खून निकलने लगा।
सब लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि ऑब्जर्वेशन रूम में कैलाश जी भी थोड़ा पैनिक हो गए और देवांश से बोले, सर क्या वो ठीक कर रही है? उनकी सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। अचानक उनका खून क्यों निकला? लेकिन अगले ही पल देवांश ने नोटिस किया कि खून निकलते ही देवेंद्र जी की कंडीशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी और वेंटिलेटर से अलार्म बजना भी बंद हो गया था। सारे डॉक्टर शॉक में अनामिका की तरफ देख रहे थे। अब ये खतरे से बाहर है, आप लोग बाकी के प्रोसीजर को कर सकते हैं, अनामिका ने आराम से नीडल निकालते हुए कहा। सारे डॉक्टर्स काफी हैरानी के साथ उसे देखने लगे। अगर आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी नहीं की होती सर्जरी के लिए तो कुछ ही नीडल से उनका काम हो गया होता, अनामिका ने वहां खड़े डॉक्टर से कहा। सब लोग हैरान थे, लेकिन डॉक्टर विजय को सबसे पहले उसकी बातों का मतलब समझ में आया और अनामिका की प्रक्रिया को याद करते हुए फाइनली बोले, ब्रिलियंट। तो ऐसे किया उसने। उन्होंने भी एक्यूपंक्चर सीखा था, लेकिन जब आज अनामिका को देखा तो उन्हें समझ आया कि ये इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन बाकी डॉक्टर्स को समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर विजय क्या आपको समझ में आया? हमें भी बताइए उसने ऐसा कैसे किया? सर, मिस अनामिका ऋषि इतना शॉक था कि वो अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पाया। बाकी डॉक्टर्स शर्म से नजरें झुकाए वहां देवेंद्र जी को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे। उधर अनामिका ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो उसे सामने से देवांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसके कंधे पर अभी भी उसका बैग था। यह देखकर अनामिका हैरान रह गई, लेकिन अपनी हैरानी चेहरे से जाहिर न करते हुए उसने फॉर्मली देवांश से कहा, देवेंद्र जी को कल होश आ जाएगा और आज की तरह कोई न्यूट्रिशनल सूप नहीं प्लीज। गॉट इट। देवांश ने अनामिका की मेस्मराइजिंग आंखों में देखकर कहा। उसकी आंखों में अनामिका को देखकर अजीब सी चमक उमड़ रही थी। आप थक गई होंगी, चलिए पास में ही कहीं डिनर कर लेते हैं। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। अब तक शाम के 7:30 बज चुके थे। अनामिका ने अपना बैग लिया और फोन चेक किया तो जैसा कि उम्मीद थी उसकी मॉम के 2 मिस्ड कॉल्स थे। अनामिका ने तुरंत कॉल बैक करते हुए कहा, अब सॉरी माँ, मैं बिजी थी। पास ही खड़ा देवांश उसे गौर से देखे जा रहा था। हर दिन हर पल अनामिका का वजूद उस पर भारी पड़ रहा था। आखिर कैसे और क्यों थी वो इतनी अट्रैक्टिव और इनक्रेडिबल? बिल्कुल, मैं अभी घर आ रही हूँ, बाय, कहते हुए अनामिका ने कॉल कट कर लिया। तभी उसे पीछे से देवांश की धीमी और ठंडी आवाज सुनाई दी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अनामिका देवांश की तरफ देखते हुए बोली, बस मुझे एमरल्ड पार्क ड्रॉप कर दीजिए, मैंने वहां के गैरेज में कार पार्क की है। ये सुनकर देवांश फिर से कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, एमरल्ड पार्क, वो पार्किंग तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुई है, तो अनामिका की कार वहां क्यों है? पिक करते वक्त भी ये मुझे होली क्रॉस चर्च के पास मिली थी जो खंडर हो चुका है। ये वहां कर क्या रही थी? देवांश के लिए अनामिका एक मिस्ट्री बनती जा रही थी, जिसे समझने में वो खुद को नाकाम महसूस कर रहा था। ऐसी नाकामी उसने पहले कभी फेस नहीं की थी, लेकिन उसे इस सब में अब मजा भी आने लगा था। उसके दिल में उठती अनामिका के लिए मीठी मीठी सी फीलिंग्स उसे गुदगुदाने लगी थी। वो अनामिका की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि तभी उसे अनामिका की आवाज सुनाई दी, "अ, मुझे इसे लौटाना है, क्या आप मेरा 2 मिनट वेट करेंगे प्लीज?" अनामिका ने राघव के इक्विपमेंट को दिखाते हुए देवांश से पूछा तो देवांश ने फॉर्मल स्माइल के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। एक्यूपंक्चर टूल्स लौटाने के बाद जब अनामिका लक्ष्मी दादी के वार्ड के पास होकर गुजरने लगी तो खुद को रोक नहीं पाई और अंदर रूम में झांककर लक्ष्मी दादी को देखने लगी, जो अभी भी बेहोश थी। अनामिका दादी को देखते देखते पुरानी यादों में खो गई। अचानक अनामिका को अपना बचपन याद आ गया, जब इसी तरह एक दिन वो दोपहर को घर आई और लक्ष्मी दादी सो रही थी, जिससे वो काफी डर गई थी। कि तभी उसे मदन की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मदन और मीना आपस में बात करते हुए लक्ष्मी दादी के वार्ड की तरफ आ रहे थे। उन्हें कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से कॉल आ गया था कि लक्ष्मी दादी का वीआईपी रूम जितने टाइम के लिए बुक हुआ था वो टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए उन्हें यहाँ आकर बिल पे करना होगा। लेकिन उन्होंने उम्मीद की थी कि अनामिका भी अस्पताल में होगी। अनामिका को देखते ही मीना का माथा ठनक गया और वो उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या चाहिए तुम्हें मॉम से? अच्छा, अच्छा, समझ गई। तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं और तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए तुम मॉम के पास आ गई हो ना, उनसे भीख मांगने। हमारा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अब तुम वहां वापस आने की कभी सोचना भी मत, समझी? मीना को इस तरह अनामिका के साथ बदतमीजी करते हुए देखकर मदन ने उसे पीछे खींचा ताकि कोई उन्हें नोटिस करके उनके बारे में बातें न बनाने लगे, और फिर अपना माथा सिकोड़ के अनामिका से बोले, अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो तुम्हारी फैमिली के साथ होना चाहिए था। मीना ने घटिया एक्सप्रेशन के साथ कहा,
मुझे तो लगता है कि ये गई ही नहीं थी, या फिर वहां से भाग गई होगी जब उसने देखा कि इसकी फैमिली की कंडीशन कितनी बुरी है। अब यहाँ मॉम से मदद मांगने आई है। मीना की बात सुनकर मदन ने एक नकली मुस्कान चेहरे पर लाते हुए अनामिका से कहा, अनु, आई नो तुमने 18 साल तक एक लग्जोरियस लाइफ जी है, एंड तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें वो सब अफोर्ड करके नहीं दे सकते। लेकिन बेटा, अपनी दादी की तरफ देखो। इस तरह उनके पास आकर उनसे मदद की उम्मीद करना ये सही तरीका नहीं है ना बेटा। अच्छा बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अनामिका खाली आंखों से मदन को देख रही थी और बिना एक्सप्रेशन के वो सब बातें सुन रही थी जो वो दोनों उसके बारे में कह रहे थे। उसके मन में बस गिल्ट था कि उसने इन जैसे लोगों को अपना माँ बाप समझा, उनके लिए इतना कुछ किया, उनके प्यार को पाने के लिए जी जान एक की, जो उसे कभी अपना समझते ही नहीं थे। आज तक इनका घर मैं चला रही हूँ और ये लोग मुझे ही पैसे देने की बात कर रहे हैं। अनामिका को चुप देखकर मदन ने अपनी पॉकेट से कार्ड निकालते हुए कहा, इसमें 1 लाख हैं, इसे रख लो, और पासवर्ड है 123456। मदन, तुम इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? मीना पैनिक करते हुए बोली। मदन ने मीना को चुप रहने का इशारा किया और फिर अनामिका से बोला, मैं बस चाहता हूँ तुम यहाँ से चली जाओ और फिर दोबारा कभी यहाँ दादी से मिलने नहीं आओ। अनामिका के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई और उसने मदन के हाथ में पड़े बैंक कार्ड को देखा और चुप रही, कुछ रिएक्ट नहीं किया। कम है और चाहिए? मदन ने अनामिका की आंखों में देखकर कहा, मेरी ओर से इसे रख लो, समझदारी इसी में है। मीना बीच में बोली। अनामिका खाली आंखों से उन दोनों की हरकतों को बस देखे जा रही थी, तो मदन ने आगे बढ़कर अनामिका का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर वो कार्ड रखने लगा। लेकिन अनामिका ने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया तो वो कार्ड नीचे जा गिरा। ये देख मीना गुस्से से भड़क गई। आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मदन, आप देख रहे हैं ना इस लड़की की बदतमीजी? इसे हमने 18 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया और ये हमारी किसी बात का कोई एहसान नहीं रख रही है। इसकी आंखों में जरा सी शर्म तक नहीं है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हें कुछ पैसे नहीं बल्कि पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए हमारे घर में, प्रॉपर्टी में। इसीलिए तुम यहाँ मॉम को भड़काने चली आई हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से और अभी से तुम्हारा मॉम से कोई लेना देना नहीं है। हमसे दूर रहो। 1 करोड़। अनामिका ने प्यार से मुस्कुराकर एक एक शब्द को चबा चबा के कहा, तो मैं कुछ सोच सकती हूँ। तुम सपने देख रही हो क्या? मीना बहुत गुस्से में थी और बोली, क्यों ना तुम 1 करोड़ लेने के लिए जाकर बैंक में डाका डालो। बैंक में डाका डालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। आप लोगों के ऊपर ही डाका डालना ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम मीना गुस्से में लगभग पागल होने ही वाली थी और बोली, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। और उसने मदन के हाथ से वो कार्ड लेते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी। तो फिर बुलाओ किसी को मुझे धक्के मार के बाहर निकलवाने के लिए। तुम मुझे बहुत गुस्सा मत दिलाओ। ये वीआईपी फ्लोर है, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। मीना स्टाफ को बुलाने के लिए जाने वाली थी कि तभी उसे पीछे से देवांश की आवाज सुनाई दी, अनामिका। पहली बार देवांश ने उसे इस तरह उसके नाम से पुकारा था। उसकी पुकार सुनकर अचानक ही अनामिका के दिल में कोई हरकत हुई, जैसे कोई अपना उसे पुकार रहा हो। वो मुड़ी तो देखा कि देवांश कुछ दूरी पर कॉरिडोर में खड़ा उसी की तरफ देखते हुए उसका इंतजार कर रहा था, और वो लंबे कदम नापते हुए उसके पास जाने लगी। और देखते ही देखते अनामिका देवांश के साथ उस कॉरिडोर से गायब हो गई। कौन है वो लड़का? मीना क्यूरियोसिटी से डोर की तरफ देख रही थी। क्या ये उसके फादर हैं? नहीं, उसके फादर इतनी यंग नहीं हो सकते। शायद उसका भाई है। उसकी दादी माँ बीमार भी तो है, हो सकता है वो भी इसी अस्पताल में हो। क्या वो इस अस्पताल का बिल अफोर्ड कर सकते हैं? मीना ने कॉरिडोर के आखिर में गायब होते हुए अनामिका को देखा और मदन से पूछा, मदन, हमें मॉम को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, वरना अगर अनामिका इसी तरह आती रही और उनसे मिलती रही तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मदन की भी यही सोच थी, मगर पूरे मुंबई शहर में सिटी हॉस्पिटल जैसे अच्छे रिसोर्सेज किसी और अस्पताल में नहीं थे। यहीं पर उसकी मॉम को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकती थी। मॉम उसे पसंद करती है। मुझे डर है कि उसे बार बार मिलने से उनका दिल पिघल जाएगा और वो हमारी फैमिली में उसे वापस ले आएंगी। मीना को 3 महीने पहले की बात याद आ गई, जब लक्ष्मी जी को पता चला कि अनामिका उनकी अपनी पोती नहीं है, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई।
और उठने के बाद उन्होंने सबको बोल दिया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक अनामिका इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, और जो भी अनामिका को इस घर से निकालने की कोशिश करेगा वो उनका दुश्मन होगा। और जब युविका घर आई तो लक्ष्मी जी ने उसे किसी तरह का कोई प्यार नहीं दिखाया। कैसे 18 साल की अनामिका मेडिकल जीनियस है? अनामिका की मिस्ट्री क्या कभी देवांश जान पाएगा? क्या होगा जब मीना और श्रवण को पता चलेगा कि अनामिका दी ओबेरॉयस की बेटी है? जानने के लिए सुनते रहिए। युविका को प्रोटेक्ट करने के लिए और अनामिका को जल्द से जल्द उसका परिवार ढूंढकर उसे वापस भेजने के लिए उन दोनों ने मिलकर अनामिका की इंफॉर्मेशन फैमिली सर्च साइट पर बिना लक्ष्मी दादी के जाने डाल दी। एक दिन अनामिका की फैमिली ने फाइनली उन्हें फोन किया और कहा कि वो उसे घर ले जाना चाहते हैं। जब लक्ष्मी दादी को इस बारे में पता चला तो वो इतना शॉक हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उनके घर में न होने का फायदा उठाकर अनामिका को फाइनली उन्होंने मेहता परिवार से निकाल दिया। मॉम अपनी बड़ी उम्र में कुछ ठीक से सोच समझ नहीं पा रही हैं। वो अपनी पोती के बजाय उस अनामिका को अपना मानती है, मीना ने मदन से कंप्लेन करते हुए कहा। अभी मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर अनामिका हमारी जिंदगी से नहीं गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और कल को उसने युविका और समर्थ के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी की तो हम कैसे हैंडल करेंगे? मदन, ये घर जाकर सोचते हैं। फिलहाल हमें जाकर डॉक्टर राघव से मॉम के ट्रांसफर के बारे में बात करनी चाहिए। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मदन ने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो चलते हैं। अनामिका देवांश के पास पहुंची और उसके पीछे चलते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन से एक एक करके अपने ईमेल पर जवाब देने लगी। सुबह से बिजी होने की वजह से वो अपने काम के मेल्स का जवाब नहीं दे पाई थी। अनामिका का ध्यान अपने फोन पर था और ठीक उसी वक्त कोई व्हील चेयर से वहां से जा रहा था, जो लगभग अनामिका से टकराने ही वाला था। ये देखकर देवांश ने तुरंत उसे अपनी साइड खींचा और बोला, संभाल के। अनामिका एकदम से चौंक गई और उसका ध्यान उसके फोन से हटा। आह, थैंक यू। देवांश स्माइल करके आगे चला गया और अनामिका फिर अपने फोन में बिजी उसके पीछे पीछे। कार में बैठे देवांश ने नोटिस किया कि अनामिका कुछ सोच रही है, तो उसने कार रुकवाते हुए कहा, मैं अभी आया। देवांश कार से उतरा और पास की ही एक बेकरी शॉप में चला गया, और थोड़ी देर बाद बहुत सारे बॉक्सेस लेकर बाहर आया। ऐसा लग रहा था जैसे देवांश ने पूरी की पूरी दुकान पैक करवा ली हो अनामिका के लिए। जैसे ही देवांश कार में बैठा, अनामिका बोली, ये सब क्या है? देवांश बॉक्स ओपन करते हुए कहता है, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया और मुझे तुम्हारी पसंद का कुछ अंदाजा नहीं है, इसीलिए सब ले आया। देवांश ने आगे झुककर मिल्क शेक का बॉटल खोलते हुए उसके सामने कर दिया। अनामिका बोली, मुझे भूख नहीं है, चुपचाप पियो इसे। देवांश ने उसे मिल्क शेक दे दिया और अनामिका ने मजबूरी से वो मिल्क शेक लिया और उसके कुछ सिप लेते हुए मुंह बनाने लगी और बोली, काफी मीठा है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मदन और मीना ने अपना हुलिया ठीक किया और राघव के केबिन में आ गए। डॉक्टर राघव, क्या हुआ? हो गया इंतजाम? मीना ने उसके पीछे जाते हुए पूछा। नहीं, आपकी मॉम का ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। राघव आते ही अपने काम में बिजी हो गया था। वो मदन और मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उन्हें इग्नोर करके उन्हें जवाब दे रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? हम उन्हें यहाँ नहीं रखना चाहते। मीना की ये बात सुनकर राघव गुस्से में उनकी तरफ देखने लगा। वो जानता था कि ये लोग अनामिका की वजह से ही कर रहे हैं। उनकी जैसी कंडीशन है, उन्हें इसी अस्पताल में रहना चाहिए। मदन बोला, डॉक्टर राघव, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें हमेशा अपनी मॉम को लेके चिंता रहती है। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करता, उनकी रिकवरी ठीक से हो रही है या नहीं। क्या आप अनामिका की बात कर रहे हैं? राघव ने उन्हें देखते हुए कहा। उसे पता है कि अनामिका ने कितना कुछ किया है मेहता परिवार के लिए, और बदले में इन लोगों ने क्या किया उसके साथ। मदन और मीना चुप होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे तो राघव गुस्से में बोला, अगर आप लोगों को सचमुच उनकी जान की फिक्र होती तो आप लोग तभी आ गए होते जब नर्स ने आप लोगों को फोन किया था, मगर आप लोग तो अब आ रहे हैं। वो हमें दरअसल कुछ अर्जेंट काम आ गया था। मीना झिझकते हुए बोली, ठीक है, मैं ट्रांसफर पेपर साइन कर देता हूँ, लेकिन आप लोग भी ये जान लीजिए कि दूसरे किसी भी हॉस्पिटल के मेडिकल रिसोर्सेज और डॉक्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं। एक बार लक्ष्मी जी सिटी हॉस्पिटल से चली गई, मेरे ख्याल से वो 1 हफ्ता भी नहीं जी पाएंगी। ये सुनकर मदन और मीना एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है उन्हें जिंदा रखने का? मदन ने हिचकिचाते हुए पूछा। एक रास्ता है। ये सुनकर मदन ने तुरंत पूछा, अब बताइए डॉक्टर राघव, मैं सुन रहा हूँ। मार्केट में एक नई दवाई आई है जो उनकी जान बचा सकती है। आप बोलिए, आगे बोलिए, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ।
इतना कहकर मदन ने अपने पॉकेट से पेपर और पेन निकाल लिया। वो सिर्फ ब्लैक मार्केट से खरीदी जा सकती है। उसकी एक गोली की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है और वो उन्हें दिन में 2 बार लेनी है। 3 महीने का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम इनकी सर्जरी कर सकते हैं। 1 लाख की एक पिल, यानी 3 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए। मदन का तो मुंह बन गया और फिर वो मीना की शक्ल देखने लगा। आजकल दवाई इतनी महंगी हो गई है। वो दवाई बहुत ही रेयर चीजों से बनाई जाती है, इसलिए वो महंगी है। मदन ने वो पेपर वापस रखते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपको इनका ख्याल रखना होगा। अभी तक आपने इन्हें संभाला है, आगे भी आप ही संभालें। फिर वो मीना की शक्ल देखने लगा और उनकी इस हालत पर राघव को हंसी आने लगी। वो बस अनामिका की वजह से अब तक चुप था, नहीं तो वो ऐसे लोगों को कपका धक्के मारकर अपने यहाँ से बाहर निकाल चुका होता। असल में बात यह है कि उन दोनों को लक्ष्मी जी को बचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लक्ष्मी जी के नाम पर उनकी कंपनी के 30% शेयर्स थे, जिनकी कीमत अभी 30 करोड़ रुपए हो चुकी थी। और उनकी विल के अकॉर्डिंग अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये सारे शेयर्स अनामिका के हो जाएंगे। इसलिए उन्हें ठीक करना जरूरी था ताकि वो अपनी विल चेंज कर सकें और वो सब कुछ युविका के नाम कर दें। अपनी बेटी के लिए ये सब किया जा रहा था। माँ की चिंता नहीं थी उन दोनों को, बस चिंता थी कि विल चेंज हो जाए किसी तरह, बस। मगर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि दादी की खातिर ही अनामिका हमेशा मेहता परिवार के बिजनेस को संभालती आई थी और उन्हें लगता था कि वो लोग अपनी मेहनत के बल पर इतने अमीर हो गए हैं। मदन ने वो बैंक कार्ड निकाला जो वो थोड़ी देर पहले अनामिका को देने की कोशिश कर रहा था और राघव के सामने रख दिया, जिससे राघव और गुस्सा हो गया और बोला, मिस्टर मेहता, ये क्या कर रहे हैं? डॉक्टर राघव, आप मुझे गलत मत समझिए, मदन ने हंसते हुए कहा। हम ये बस छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको देना चाहते हैं। हमें पता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और ये पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर राघव, ले लीजिए। राघव ने उन दोनों की तरफ देखा और कोल्डली बोला, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे आप लोगों से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। डॉक्टर राघव, आप तो गुस्सा हो रहे हैं। मीना आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मदन ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हंसते हुए कहा, ठीक है, हम जा रहे हैं। अगर डॉक्टर राघव आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप किसी भी वक्त मुझे बता दीजिएगा। अगर बात अनामिका की नहीं होती तो राघव कब का उन दोनों को लात मारकर निकाल चुका होता। इस डॉक्टर राघव का गुस्सा कितना ज्यादा है। उसके केबिन से बाहर आते ही मीना बोली, वो एक जीनियस डॉक्टर है और काफी अमीर परिवार का वारिस भी, इसलिए उसका ऐसा गुस्सा आना नेचुरल सी बात है। और अभी अभी डॉक्टर राघव ने कहा कि किसी ने स्पेशली मॉम पर ध्यान रखने के लिए उन्हें कहा है। शायद ये परमार परिवार ने ही कहा होगा, राइट? इतने सारे कनेक्शंस परमार परिवार के पास ही हो सकते हैं। परमार परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? हमें थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन मदन को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो लोग लक्ष्मी जी को यहाँ से नहीं निकाल सकते। वो लड़की थोड़ी देर पहले इसी डायरेक्शन में गई थी। अचानक मीना को कुछ याद आया और उसने कहा, जहां तक मुझे पता है ये वार्ड काफी महंगा है। ये फ्लोर वीआईपी के लिए है और दूसरा वाला वीवीआईपी के लिए। ये लोग इतना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? वीवीआईपी पैसे होते हुए भी कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस लड़की को कैसे मिला? वो तो किसी को जानती भी नहीं। मदन मीना से बोला, तुम वो सब छोड़ो, मॉम पर ध्यान दो। उनका ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें कुछ भी करके वो शेयर्स ट्रांसफर करवाने ही हैं। एक बार वो हो जाए, हम फिर अनामिका को देख लेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें युविका की आवाज सुनाई दी, जो समर्थ के साथ वहां हॉस्पिटल में आई थी। युवी, तुम यहाँ? दोनों ने हैरानी से पूछा। समर्थ ने उन्हें ग्रीट किया। हेलो। हेलो, मदन ने मुस्कुराकर कहा। तुम लोग यहाँ कैसे? हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे, मगर मैंने सुना कि आपको हॉस्पिटल से कॉल आया था, तो मुझे लगा शायद दादी के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ उन्हें देखने आ गई। और समर्थ को भी चिंता हुई तो वो भी मेरे साथ आ गया। युविका अपने माँ बाप के दिल में अपनी जगह बनाने की